नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए जैसलमेर का इतिहास लेकर। आज हम बात करने वाले हैं जैसलमेर के इतिहास की, जहां से मोटे मोटे सवाल कहां कहां से बनते हैं, कौन सी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं और कौन कौन सी चीजें अपने को याद रखनी चाहिए। इन सबको मिलाकर हम जैसलमेर का मोटा मोट इतिहास हम पढ़ेंगे। देखो, जैसलमेर का इतिहास को हम पढ़ने से पहले आप सबको पता है कि जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ी रियासत है। रेगिस्तान, धोरों से ओतप्रोत रियासत, चारों तरफ दोहरे दोहरे, पानी की किल्लत, संघर्ष, जीवन में संघर्ष देखने को जैसलमेर में मिल जाएगा आपको। अकाल हर वर्ष वहां मिल जाएगा, अकाल पड़ता रहता है, पानी की भयंकर किल्लत है। तो इसी जैसलमेर रियासत में जो शासन करते थे वो वंश था भाटी वंश। थोड़ी सी मैं भाटी वंश की बात कर लूं तो भाटी वंश यदुवंशी शाखा, यदुवंश की एक शाखा है भाटी वंश। यदुवंश से इसकी उत्पत्ति हुई। कृष्ण के वंशज स्वयं को मानते हैं और यदुवंश की दो शाखाएं राजस्थान में है, एक करौली की जिसको बोलते हैं जादौन शाखा और एक जैसलमेर की भाटी शाखा। भाटी जो वंश है, इनका इतिहास देखें तो प्राचीन समय में भाटी वर्तमान पाकिस्तान और गजनी के आसपास के क्षेत्रों में भाटियों का शासन रहा था। उसके बाद में एक शासक हुए थे सालीवान, तो उनका पंजाब में शासन था। अब पंजाब वाला जो क्षेत्र था वो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, जहां से सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं भारत में। आपने देखा होगा सारे के सारे आक्रमण हुए हैं उत्तर पश्चिम पंजाब या राजस्थान के क्षेत्रों से ज्यादा आक्रमण हुए। मोस्ट पंजाब का क्षेत्र जो था वहां से आक्रमण ज्यादा होते थे। तो सालीवान पंजाब में शासक थे। उसके बाद में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था भट्टी। वहां से हम देखें तो आपको अलग से भाटी वंश देखने को मिलेगा और इसी भट्टी से जो वंश बड़ा, जिस वंश का नाम हुआ वो था भाटी वंश। तो आप देखोगे जैसलमेर के इतिहास में जो पहले व्यक्ति हुए भट्टी, उसी के नाम से क्या पड़ा, भाटी वंश का नाम भाटी पड़ा। इनको भट्टी को भाटियों का आदि पुरुष कह सकते हैं, उनको भट्टी को मूल पुरुष कहा जा सकता है। और इन्होंने पंजाब से आकर एक नए कस्बे का निर्माण किया या नए कस्बे की स्थापना की और वो कस्बा धीरे धीरे बाद में कहलाया बठनेर। हनुमानगढ़ में जो है बठनेर, और इसी बठनेर की स्थापना हुई थी 285 ईस्वी में। काफी पहले की बात है। तो बठनेर की स्थापना और भाटी वंश के आदि पुरुष कहे तो ये था भट्टी। अब इसी भाटी वंश के जो शासक थे भट्टी, उनका एक पुत्र था जिनका नाम था भूपत। याद रख लेना, भूपत। तो इस भूपत ने बठनेर के किले का निर्माण करवाया था। शासक तो वैसे भट्टी थे, लेकिन उनके समय में ही भूपत ने बठनेर के किले का निर्माण करवाया। बठनेर का किला जिस पर सबसे ज्यादा आक्रमण होते थे, बठनेर का किला सबसे पुराना किला, राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से एक, बठनेर के किले का निर्माण करवाया भूपत ने। भट्टी का शासन था, बठनेर की स्थापना हुई और एक छोटा सा राज्य बठनेर के आसपास भाटियों ने स्थापित किया पंजाब से आकर। भट्टी के बाद में हम देखें तो उसके बाद में जो मेन मुख्य व्यक्ति आता है मंगलराव। भट्टी के बाद में शासक बने बठनेर में मंगलराव नाम के व्यक्ति। और मंगलराव ने जब बठनेर के आसपास शासन स्टार्ट किया तो मैं कह रहा था कि उत्तर पश्चिम सीमा से आक्रमण होते थे। उसी समय जो गजनी था, गजनी उस समय हिंदुओं का क्षेत्र था। आप देखोगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पुराने जमाने में हिंदू रहा करते थे। तो जो गजनी था वहां के शासक थे ढूंढी, तो उन्होंने ढूंढी ने आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में मंगलराव परास्त हुआ। तो अब मंगलराव परास्त हुआ तो उसको बठनेर को छोड़ना पड़ा और बठनेर छोड़ने के बाद में वो जैसलमेर के क्षेत्र में आ गया, जहां वर्तमान में बोलते हैं तन्नोट। तो इस तन्नोट को अपनी राजधानी बनाया। तो पहली राजधानी देखे जाए तो बठनेर राजधानी थी। उसके बाद में इस मंगलराव ने जो राजधानी बनाई अपनी वो थी तन्नोट। और इस तन्नोट का नाम देखो, इस मंगलराव के एक पौत्र था एक जिसका नाम था तनु, और इसी बड़ा वीर व्यक्ति था। तो इसी तनु के नाम से जो नगर बसाया गया, जिसको राजधानी बनाया गया, वो थी तन्नोट। तो दूसरी राजधानी कौन सी थी? तन्नोट। दूसरी राजधानी जो भाटियों की बनी वो बनी तन्नोट। और इसी में आप सबको एक पता है कि तन्नोट माता का मंदिर, तन्नोट राय मंदिर भी बना हुआ है, जहां बीएसएफ वाले सेवा करते हैं। मंदिर में रूमाली वाली देवी भी कहा जाता है, तन्नोट माता को रूमाली वाली देवी भी कहा जाता है। तो इस मंदिर का निर्माण, रूमाली वाली देवी याद रखना, रूमाली वाली देवी। तो इस मंदिर का निर्माण मंगलराव के समय या तनु के नाम से इसका नाम पड़ा तन्नोट। मंगलराव ने यहां
शासन स्टार्ट कर दिया, इसके आसपास को क्षेत्र को विजित किया और शासन यहाँ स्थापित कर लिया। ये तन्नौट अभी जैसलमेर में तो दूसरी राजधानी बन गई तन्नौट। उसके बाद में यहाँ भी सुकून से बैठने नहीं दिया गया, वहां बहुत सारे जो आक्रमणकारी थे आसपास के क्षेत्र के, तो वहां उन पर तन्नौट पर हमला होता रहा। विजयराज शासक बने उसके बाद में, और विजयराज के समय तन्नौट पर फिर आक्रमण हुआ और तन्नौट पर आक्रमण होकर विजयराज प्रथम की हत्या वहां कर दी। वहां जैसे अभी आप देखोगे तो जैसलमेर में लंगा जाति पाई जाती है, तो वो प्राचीन जमाने में राजपूत थे, तो उनके आक्रमणों की वजह से विजयराज प्रथम मारे गए और तन्नौट को छोड़ना पड़ा। तन्नौट को छोड़ने के बाद में आप देखोगे तो एक और राजधानी बनी, देवराज शासक बने, और देवराज ने जो तन्नौट को छोड़ने के बाद में एक नई राजधानी बनाया जिसको नाम है लोदरवा। नाम सुना होगा आपने इतिहास में, लोदरवा को राजधानी बनाया, और लोदरवा इतिहास में देखें तो भाटियों की तीसरी राजधानी हुई। और ये जो लोदरवा है, इसकी इतिहास में या कहानियों में आपने लोदरवा का जिक्र जरूर सुना होगा। लोदरवा की एक राजकुमारी हुआ करती थी, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। भाटी वंश का लेसन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूं। लोदरवा की राजकुमारी का नाम था मूमल, और मूमल जो राजस्थान की कहानी है, जो प्रेम की कहानियां है, तो मूमल की कहानी बड़ी सुंदर है, आकर्षक है, आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। मूमल लोदरवा की राजकुमारी थी और रूप सौंदर्य में उस समय इसके बराबर का कोई नहीं था, इतनी सुंदर थी ये मूमल। और इसके गीत भी, आपको मूमल गीत आप सुनोगे तो इसकी सुंदरता का बखान, आप उनके होठों से लेकर गले से लेकर हाथ, एक एक के अंग की सुंदरता का जो गीत है वो होते हैं मूमल गीत, प्रेम गीत होते हैं मूमल। तो मूमल की सुंदरता के गीत जो होते हैं तो उनको मूमल गीत कहा जाता है। अब मूमल, मैं कह रहा था मूमल बहुत सुंदर थी। और लोदरवा की एक और मैं बता दूं, यहां एक नदी बहती है, काक नदी। तो काक नदी के किनारे इस राजकुमारी मूमल का एक महल था, और इसकी ख्याति चारों ओर राजस्थान ही नहीं पूरे देश में थी कि इसके बराबर कोई सुंदर राजकुमारी नहीं है। उसी समय एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी अमरकोट, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है अमरकोट, लगभग 100 कोस दूर, इस लोदरवा से 100 कोस दूर थी अमरकोट। और अमरकोट में राजकुमार थे जिनका नाम था महेंद्र। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, महेंद्र अमरकोट से शिकार के लिए निकले लोदरवा की तरफ, रेगिस्तान के टीले इनमें बीच में शिकार के लिए निकले। उनको पता नहीं था कि इतनी सुंदर राजकुमारी है, लेकिन वो अपने शिकार के लिए निकले। शिकार करते करते दोपहर हो गई, भयंकर गर्मी पड़ने लगी, और कहा जाता है कि गर्मी में महेंद्र को प्यास लग गई, भूख लग गई, तो अचानक उन्होंने लोदरवा के नजदीक पहुंचने पर देखा कि वहां एक महल था, और महेंद्र वहां महल के अंदर प्रवेश कर गया। जी महेंद्र महल के अंदर प्रवेश किया महेंद्र ने, तो वहां जो दासियां थी उन्होंने महेंद्र को रोका और कहा कि आप कहाँ घुसे जा रहे हो आप। महेंद्र ने कहा कि मैं अमरकोट से आया हूं, मुझे प्यास लगी है, खाना मिल जाए तो और बढ़िया हो जाए। कि यार आपको पता नहीं है, आप कहाँ हमारी राजकुमारी के महल में घुस गए, हमारे राजकुमारी को जानते हो आप? कि मैं तो कोई राजकुमारी को जानता नहीं। कि यार राजकुमारी को नहीं जानते आप, मूमल को नहीं जानते, जो संसार में अभी सबसे सुंदर है। वो दासी ने इस प्रकार महेंद्र को कहा। जो राजकुमारी की सुंदरता का वर्णन किया तो महेंद्र के भी मन में हुई कि यार इतनी सुंदर है, एक बार क्यों न देख लिया जाए कितनी सुंदर है वो। उसके मन में भी जिज्ञासा हुई। और कहा जाता है कि जो मूमल थी उसके महल के नीचे है वो जंगली जानवर बांधे रहते थे कि कोई भी अंदर आ नहीं सके। अब महेंद्र के मन में तो बड़ी इच्छा हुई कि यार एक बार देख ले, क्या पता संसार की सबसे सुंदर कौन है। तो कहा जाता है कि महेंद्र उसके बाद में उन जंगली जानवरों से बचते हुए मूमल से मिलने पहुंच गए। जब मूमल ने महेंद्र को देखा और महेंद्र ने मूमल को देखा तो दोनों में आपस में एक प्रेम का बीज अंकुरित हुआ। दोनों एक दूसरे पर से आकर्षित हुए और उसके बाद में उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। अमरकोट में महेंद्र के पहले भी शादियां हो रखी थी, सात पत्नियां पहले थी। पहले तो कोई पत्नियों की
कोई संख्या नहीं होती थी भाई, 1 नहीं 2 नहीं 5, राजाओं के 10-15 भी होती। तो महेंद्र के 7 रानियां पहले थी और यहाँ उन्होंने गंधर्व विवाह लव मैरिज कर ली। किसके साथ? मुंबल के साथ। 2-3 दिन तक वो वहां लोदरवा में गुजारे उसने, महेंद्र ने, और उसके बाद में वो वापस अमरकोट के लिए रवाना हो गया। लेकिन अमरकोट के लिए रवाना होने के बाद में कहा जाता है कि उसके मन में बस एक ही छवि थी और वो थी मुंबल। अमरकोट जाना मजबूरी था, मन कर नहीं रहा था कि छोड़ूं कैसे, लेकिन फिर भी उसको अमरकोट जाना पड़ा। ये भाटीवास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बीच की कहानी है। अब देखो, अमरकोट पहुंचकर महेंद्र ने एक चाल सोची, एक विचार किया कि यार मैं रोज है शाम को कहां जाऊंगा? लोदरवा जाऊंगा और सुबह वापस अमरकोट आ जाऊंगा। अब कहा जाता है कि जो अमरकोट है वो, मैं कह रहा था कि 100 कोस दूर है। अब रेगिस्तान में 100 कोस रोज आना और जाना बहुत मुश्किल होता है, और रेगिस्तान में घोड़े भी नहीं चलते, घोड़ों की स्पीड नहीं हो सकती क्योंकि टीले टीले, वहां चले तो क्या चले, ऊंट चले, ऊंट की इतनी स्पीड नहीं होती। तो उसी समय जो अमरकोट था उसमें एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत ऊंट थे। वैसे भी जैसलमेर में बहुत 100-100 200 ऊंट रखते हैं लोग। तो अमरकोट का एक व्यक्ति था रामू नाइक, एक नाइक था रामू नाइक। तो उसके पास बहुत सारे ऊंट थे। तो महेंद्र ने कहा कि यार आपके पास बहुत सारे ऊंट है, कोई ऐसा ऊंट है क्या जिसमें मैं रोज शाम को लोदरवा जाऊं और वापस आ जाऊं? मतलब 200 किलोमीटर 200 कोस है, वो रोज चल सके, स्पीड तेज हो। रामू ने कहा कि यार ये ऊंट तो है एक, और वो ऊंट है मेरे पास जिसका नाम है चीतल, चीते की तरह दौड़ता है, ये ले जाओ आप। राजा जी थे, राजकुमार थे महेंद्र, तो उन्होंने, रामू ने उसको चीतल नामक ऊंट दिया। और उसके बाद में महेंद्र रोज उस चीतल पर बैठता शाम होते ही, और शाम को 8-9 बजे निकलता और रुकता कहाँ? मुंबल के पास लोदरवा। वहां आज भी देखोगे लोदरवा में जहां वो मिलते थे वहां एक मेड़ी बनी हुई है जो मुंबल की मेड़ी कहलाती है, उसी काख नदी के किनारे। तो वहां शाम को रोज 9-10 बजे जाते, सुबह दिन उगने से पहले पहले कहां पहुंच जाते? वापस अमरकोट। 5-10 दिन 20 दिन चलता रहा, महीना भर चलता रहा, 2 महीने चलता। अमरकोट में जो 7 रानियां थी महेंद्र की, उनको शक होने लगा कि यार बंदा शाम को सज धज के ये कहाँ ऊंट पे बैठ के जा रहा है, शाम को तो मिलता, रात को तो मिलता ही नहीं है, सुबह वापस आ जाता है। जब उन्होंने पता लगाया तो उनको पता चला कि यार वहां भारत की सबसे सुंदर जो लड़की है, राजकुमारी है, उससे मिलने जाता है वो, और उससे उसने शादी कर रखी। राणा ने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो रोज वैसे ही जाएगा। जाता किस पे कि एक ऊंट है बड़ा तेज चीतल, उसको दौड़ाता है वो शाम को 9 बजे और वापस सुबह 4 बजे उठ के आ जाता। क्या रोके कैसे? अब अपने पति को यूं तो कह नहीं सकते कि आप जाओ मत, जाने नहीं देंगे। तो उन सातों ने मिलकर एक कहानी है, किंवदंतियां है या कहानियां। तो उन्होंने उस क्या है, वो जो चीतल नामक जो ऊंट था उसका क्या है, पेड़ तुड़वा दिया कि अब जाओ, 100 कोस तो जाया ही नहीं जा सकता, कैसे जाओगे? तो एक दिन जब चीतल का पेड़ टूट गया तो महेंद्र है वो दूसरे ऊंट पर बैठकर मुंबल से मिलने के लिए निकल गया। रुका नहीं, फिर भी ऊंट का टांग टूट गया लेकिन रुका नहीं। रुके भी कैसे रुके? उधर मुंबल इंतजार कर रही है, उधर महेंद्र भी उनके प्रेम में पागल है। निकल पड़ा, लेकिन उस ऊंट की स्पीड, जिस ऊंट पे वो उस दिन बैठा था, उसकी स्पीड उतनी नहीं थी। शाम को, रात को रोज 12 बजे के लगभग पहुंच जाता था, लेकिन उस दिन वो ऊंट धीरे धीरे चलने वाला ऊंट पे बैठ के जब वो पहुंचा मुंबल के पास तो मुंबल सो चुकी थी। और उस दिन, पहले दिन पहुंचने के दिन की बात है, वो अपनी एक बहन थी सुंबल, कहा जाता है इतिहास में सुंबल। तो सुंबल के साथ वो दिन में खेल रही थी। सुंबल ने पुरुष वेश बना रखा था और मुंबल स्त्री के वेश में कोई नाटक मंचन कर रही थी वो, और खेलते खेलते थक गई और शाम को वो दोनों एक ही बेड पे सो गई। सुंबल थी पुरुष वेश में और उसके पास बैठी थी, पास में सो रही थी मुंबल। अब सुंबल और मुंबल एक ही बेड पे सो रही थी, तभी महेंद्र रात को 3-4 बजे वहां पहुंचा। मुंबल सो रही थी, उसके पास में सुंबल सो रही थी, लेकिन जो ही महल में महेंद्र पहुंचा तो उसने देखा कि मुंबल के साथ कोई दूसरा पुरुष सो रहा है। ये देखा, महेंद्र चुपचाप वहां से वापस निकल गया। उसके मन में पीड़ा होने लगी, ग्लानि होने लगी कि मुंबल ठीक नहीं है।
लेकिन बिना बात किए गए वापस अमरकोट आ गया महेंद्र। और अमरकोट आने के बाद में उसने मूमल से मिलना छोड़ दिया। इधर मूमल को अमरकोट के राजकुमार की याद आ रही, लेकिन अमरकोट के राजकुमार महेंद्र मूमल को बुरी औरत मानने लग। धीरे धीरे समय बीतता गया। उधर मूमल उसकी इंतजार करती रही और इधर अमरकोट में राजकुमार उसको भूलने की कोशिश करने लगा। अमरकोट के राजकुमार महेंद्र को मूमल ने बहुत सारे खत लिखे, बहुत सारे संदेशवाहक भेजे, लेकिन उन रानियों ने महेंद्र के पास कोई सूचना नहीं पहुंचने दी। एक दिन एक विशेष संदेशवाहक को भेजा। मूमल ने अपने कोई खास व्यक्ति को, होशियार व्यक्ति को भेजा कि यार तू जाकर पता तो कर, कम से कम मेरे समाचार तो देख हुआ क्या है। तो उसके बाद में उसका समाचार महेंद्र को पहुंचा और कहा कि आपको अभी भी मूमल याद कर रही है, आपके इंतजार में मरी जा रही है। ये बात जब संदेशवाहक ने महेंद्र को सुनाई, ये कहानी जब महेंद्र को सुनाई, ये बात मूमल की स्थिति महेंद्र को सुनाई, तो महेंद्र ने कहा कि आप चलो, मैं कल आता हूं। लेकिन महेंद्र के मन में अब भी संशय था कि मूमल का चरित्र ठीक नहीं है। कह दिया कि मैं कल आऊंगा। संदेशवाहक वापस आ गया मूमल के पास और कहा कि महेंद्र कल आने वाले हैं। मूमल बहुत खुश हुई कि आज काफी दिनों बाद में मेरे पति आने वाले हैं। दूसरे दिन महेंद्र ने ऊंट पे बैठे और लोदरवा की तरफ रवाना हो गए। लेकिन ऊंट पे बैठे बैठे उनके मन में यही चल रहा था कि यार वो सही है नहीं है, औरतों का पता नहीं है, आंसू यूं ही निकाल लेती है, ये मन में चल रहा था। तो उन्होंने एक चाल सोची कि यार एक बार और ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं, परख लेते हैं क्या है मूमल के मन में। तो उन्होंने अपने एक संदेशवाहक को भिजवाया और कहा कि राजकुमारी को जाके कहना कि रास्ते में महेंद्र तो आ रहे थे, लेकिन रास्ते में सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। देखते देखिए क्या रिएक्शन आता है उनका, खुश होती है, दुखी होती है। तो झूठी अपने मरने की खबरें एक व्यक्ति के द्वारा राजकुमारी के पास पहुंचा दी। जो ही ये खबर, कहा जाता है कि जो ही ये खबर मूमल को दी गई और मूमल महेंद्र का नाम लेते लेते उसी समय वो मर गई, महेंद्र का नाम लेते लेते। अब ये खबर जब महेंद्र के पास पहुंची कि यार वो तो आपने तो झूठी खबर फैलाई थी, वो तो आपको इतना प्रेम करती थी और वो मर गई, और वो कहानी जो आपके मन में जो संशय था कि उस दिन वो पुरुष था और वो उसकी बहन थी, ये सारी कहानी पता चली तो महेंद्र बहुत दुखी हुआ। और उसके बाद में कहा जाता है कि जैसलमेर के टीलों में मूमल का नाम रटते रटते महेंद्र भी मर गया। एक अमर प्रेम कहानी थी लोदरवा की, महेंद्र और मूमल की कहानी। तो मैं बात कर रहा था देवराज ने लोदरवा को राजधानी बनाया। तो भाटीवाल से मतलब नहीं है, ये पुरानी कहानियां हैं। अब देवराज के बाद की बात करें तो देवराज के बाद में बात करूं मैं तो शासक बड़े विजयराज द्वितीय। विजयराज द्वितीय काफी शक्तिशाली थे, उन्होंने अपना क्षेत्र को बढ़ाया और शक्तिशाली बढ़ते गए। और उनका वैवाहिक संबंध जो है देवराज द्वितीय का वैवाहिक संबंध गुजरात के चालुक्य शासक सिंहराज की राजकुमारी से उनका विवाह हुआ। काफी बड़े शासक थे चालुक्य शासक सिंहराज, तो उनकी पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ। और उन्होंने जब वो एक बार ससुराल गए हुए थे तो गुजरात आपको पता है कि जैसलमेर के दक्षिण में पड़ता है और गुजरात के उत्तर में कौन सा था, जैसलमेर रियासत थी। तो इसीलिए जो विजयराज द्वितीय थे उनको उत्तर का भड़किवाड़ की उपाधि उनको दी गई, उत्तर का भड़किवाड़। अब उत्तर का भड़किवाड़ सवाल पूछा जा सकता है, उत्तर का भड़किवाड़ किसको कहा जाता है? विजयराज सेकंड को। इसके बाद में जो शासक बने वो शासक बने रावल जैसल, जो महत्वपूर्ण शासकों में है रावल जैसल, जिन्होंने जैसलमेर की स्थापना की। और ये जैसलमेर की स्थापना हुई 12 जुलाई 1155 को। 12 जुलाई 1155 को देखोगे आप, 12 जुलाई 1155 को जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की। तो काफी प्राचीन नगर है जैसलमेर है। तो कई बार आपसे सम्मिलित करना पूछा जाता है कि कौन सा नगर पहले बसा, कौन सा बाद में बसा। तो 12 जुलाई 1155 को राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की और जैसलमेर को राजधानी बनाया। तो देखो राजधानी नंबर चौथी आ गई, जैसलमेर को उन्होंने राजधानी बनाया। और उसी जैसलमेर में आप सबको पता है कि जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण किया गया। जैसलमेर का दुर्ग जो बहुत महत्वपूर्ण स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है, तो इसकी स्थापना की गई। तो ये जैसलमेर के दुर्ग के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। जैसलमेर का दुर्ग की फोटो है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कर लेते हैं जैसलमेर के दुर्ग की। तो जैसलमेर के दुर्ग के कुछ उपनाम है, वो आपको अपने को याद रखना चाहिए। जैसलमेर के दुर्ग को सोनगिरी भी कहा जाता है, सोनारगढ़ भी, क्योंकि ये पीले पत्थरों से बड़ा हुआ है।
है। तो पीले पत्थर सोने का रंग होता है पीला, तो पीले पत्थरों से बने होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, सोनगिरी, मतलब सोने का गिरी मतलब पहाड़ पर बना हुआ, तो सोनगिरी सोने का पहाड़। सोनारगढ़ सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, जैसे भारत में अंडमान आप दूर देखो समुद्र के बीच में है, वैसे रेगिस्तान के समुद्र के बीच में है जैसलमेर का किला सोनारगढ़। तो राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। रेगिस्तान में लंगर लिए हुए जहाज के समान लगता है, ये ऐसे लगता है कि जैसे रेगिस्तान के टीले है वो समुद्र है और बीच के अंदर जहाज खड़ा है, जैसे लंगर डाले हुए, लंगर डाले एक स्थिर जहाज खड़ा है, तो लंगर डाले हुए जहाज के समान लगता है। इस जैसलमेर के किले को गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है, पतली पतली गलियां हैं, तो गलियों का दुर्ग या गलियों का शहर है वो जैसलमेर को कहा जाता है। पश्चिम सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। उत्तर सीमा का प्रहरी जो भटनेर का किला था वो भाटियों ने बनाया। पश्चिम सीमा का प्रहरी जो है वो भी कौन सा है, भाटियों का ही जैसलमेर का दुर्ग सोनारगढ़। भाटी भटक्युआड़ भी कहा जाता है। भाटियों का भटक्यू मतलब वीरता का, भाटियों की वीरता का किवाड़ कौन सा है, जैसलमेर का दुर्ग है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट वो भी कौन सा है, जैसलमेर का दुर्ग है। और साथ ही त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं त्रिकूटगढ़। तो कुछ महत्वपूर्ण नाम मैंने बताए, ये उपनाम अपने को याद होना चाहिए जैसलमेर के। दूसरी मैं बात करूं जैसलमेर के किले के बारे में, तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसके बारे में कहावत है कि जैसलमेर का दूर बड़ा रेगिस्तान क्षेत्र में बना हुआ है, बहुत दूर है, इस पर हमला करना बहुत कठिन है। तो इसीलिए इसके लिए कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहा का, तब पहुंचे जैशान। कि जैसलमेर में पहुंचने के लिए घोड़ा है वो काठ का, लकड़ी का होना चाहिए, और पैर जो है वो पाषाण पत्थर के होने चाहिए, और कपड़े जो है, अस्त्र जो है वो किसके होने चाहिए, लोहे के होने चाहिए, तब जाकर कोई जैसलमेर में पहुंच सकता है, ऐसे वैसे जैसलमेर में नहीं पहुंचा जा सकता। इसके अलावा देखिए तो इसमें सबसे ज्यादा 99 बुर्ज है। राजस्थान के किलों में देखें तो सबसे ज्यादा बुर्ज जो है वो जैसलमेर के दुर्ग में है। इसके अलावा इस पर इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और 2009 में इस पर डाक टिकट भी जैसलमेर के किले पर जारी हुआ है। सत्यजीत रे ने इस पर एक फिल्म भी बनाई थी। तो जैसलमेर का किला काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसलमेर के किले में कुछ महल भी है जिसको आपको याद रखना चाहिए। जैसलमेर के किले में हवेलियां महत्वपूर्ण है, जहां बड़े बड़े राज दरबारी रहा करते थे, प्रधानमंत्री रहा करते थे। तो उनमें देखो आप तो सलीम सिंह की हवेली है महत्वपूर्ण, नथमल की हवेली है, बड़ा बाग है, बड़ा बाग जो छतरियां बनी हुई है, बड़ा बाग की छतरियां है, गढ़सीसर झील बनी हुई है, पटुओं की हवेली है, अमर सागर झील है, एक ताजिया टावर या बादल महल भी बना हुआ है। ताजिया टावर जिसे मुसलमान में ताजिया निकालते उस आकार का महल बना हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं ताजिया टावर। और कुछ महत्वपूर्ण जहां से सवाल बनते हैं इनके बारे में कभी अलग अलग आप अपने को डिटेल से पढ़ेंगे। सलीम सिंह की हवेली की क्या खास बात है, नथमल की हवेली की क्या खास बात है, बड़ा बाग में क्या है, तो ये महत्वपूर्ण अपने को याद रखना है। जैसलमेर के आसपास के महत्वपूर्ण जगह, किले के अंदर के महल है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इतिहास में। अब उसके बाद में शासक बने जेत्र सिंह। जैसल के बाद में जेत्र सिंह शासक बने और जेत्र सिंह ने, आप सबको पता है कि भाटियों का जो शासन था वो रेगिस्तानी क्षेत्र में था और उनके सरदार जो थे वो मुख्यतः और कोई इनकम तो थी नहीं, खेती बाड़ी होती नहीं थी, कोई खनिज संपदा थी नहीं और इनकम नहीं थी, तो ज्यादातर लूटपाट करते थे। तो जेत्र सिंह के समय क्या हुआ कि अलाउद्दीन अजमेर आए हुए थे। तो अलाउद्दीन अजमेर आए हुए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बहुत सारे घोड़े सेना लेकर आए हुए थे। तो एक दिन जेत्र सिंह के समय उनके सरदारों ने क्या किया कि अलाउद्दीन के कुछ घोड़े हैं वो अजमेर से उठाकर जैसलमेर भाग गए। नई दुश्मनी पैदा हुई अलाउद्दीन से। ये कहावत है, बाकी अलाउद्दीन ने तो हर जगह कोई ना कोई कारण रहा होगा लेकिन हमले किए। तो जेत्र सिंह के समय अलाउद्दीन ने आक्रमण किया चित्तौड़ के किले पर। अब देखो चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया तो उस युद्ध में लड़ते हुए, ये युद्ध हुआ था देखो 1312 के लगभग। आप देखोगे तो अलग अलग लिखा हुआ मिल जाएगा, 1299 भी मिल जाएगा, लगभग 12 कई जगह 1311 भी लिखा हुआ मिलता है। तो 1311 में जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण कब किया लेकिन शाखा माना जाता है 1311 में। तो मैं कह रहा था जेत्र सिंह के समय आक्रमण हुआ और किले को घेर लिया गया। उसके बाद में उस युद्ध में जेत्र सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसका पुत्र शासक बना मूलराज प्रथम, और मूलराज प्रथम के समय ही जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ। जैसलमेर का जो प्रथम शाखा है वो मूलराज प्रथम के समय जैसलमेर का शाखा हुआ। अब जेत्र सिंह
की मृत्यु हो गई और मूलराज इस युद्ध में उन्होंने साका किया और उसके बाद में जो जैसलमेर का किला है वो किसके अधीन आ गया, अलाउद्दीन के अधीन आ गया। लेकिन कुछ उसके वंश के कुछ व्यक्ति जो थे वो बाहर थे, तो उन्होंने बाद में जो शासक बने उनमें देखोगे तो जो बाद में शासक बना वो था घड़सी, जो उस समय युद्ध में नहीं था, बाहर गया हुआ था। तो घड़सी बच गए, तो घड़सी ने वापस स्ट्रगल किया और जैसलमेर के किले पर वापस अधिकार कर लिया और जैसलमेर में भाटी वंश के शासक बने घड़सी। और उन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया जो वर्तमान में याद रखना चाहिए, और उस तालाब का नाम है घड़सी सर, उनके नाम से। सर का मतलब तालाब होता है, घड़सी सर तालाब जो है वो उसका निर्माण उन्होंने करवाया। उसके बाद में आप देखो कि घड़सी के बाद में शासक बने रावल दूदा के समय अब अलाउद्दीन खिलजियों का शासन कंप्लीट हो गया था दिल्ली में, तुगलक वंश आ गया था। तो रावल दूदा के समय ही जैसलमेर का दूसरा शाका हुआ, फिरोज शाह ने उस पर आक्रमण किया था और उस समय जैसलमेर के शासक थे राव दूदा। तो राव दूदा के समय जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ। वैसे जैसलमेर में 2.5 शाखे हुए, तो पहला शाखा जो हुआ वो जेतर सिंह के समय, मान लो जेतर सिंह कुछ समय रहे थे, लेकिन मूलराज प्रथम जो पुत्र थे उनके समय शाखा हुआ। शासक जेतर सिंह थे, लेकिन जेतर सिंह युद्ध के समय मर गए और उसके बाद में शाखा जो किया गया वो मूलराज प्रथम के समय किया गया। उसके बाद में जो दूसरा शाखा है वो रावल दूदा के समय हुआ, दूसरा शाखा। और उधर दिल्ली के सुल्तान जो थे वो थे फिरोज तुगलक, तो ये दूसरा शाखा था। उसके बाद में लूणकर्ण जो शासक बने। अब देखो लूणकर्ण जो शासक बने, ये लूणकर्ण की कुछ बातें हैं वो अपने को याद रखनी चाहिए। लूणकर्ण आप सबको पता है कि जोधपुर के शासक थे मालदेव। तो मालदेव के समय देखो ध्यान से समझना, इनके समय की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि लूणकर्ण के समय एक तो हुआ जो आधा शाखा था वो, इसकी थोड़ी कहानी सुन लेते हैं। आधा शाखा जो हुआ वो, और एक इनकी पुत्री का नाम था उमादेह, जिसको बोलते हैं इतिहास में रूठी रानी। देखो पहले हम बात कर लेते हैं, ये 1350 के लगभग की बात है जो आधा शाखा हुआ था। 1350 में कंधार के शासक थे एक अमीर अली खां, याद रख लेना अमीर अली खां। अब ये अमीर अली खां जो थे उसको कंधार से उनके भाइयों ने ठोक पीट के निकाल दिया। अब अमीर अली खां वहां से भागे भागे भारत की तरफ आए, घर छोड़ना पड़ा। कुछ सैनिक उनके साथ थे, उनकी बेगमें थी, परिवार के सदस्यों को लेकर जंगल में भटक रहे थे, जैसलमेर के रेगिस्तान में भटक रहे थे। अब उनकी मुलाकात हुई लूणकर्ण से, और लूणकर्ण को उन्होंने अपना भाई बना लिया था अमीर अली ने। और पहले पुराने जमाने में भाई बनाते समय अपने पगड़ी चेंज कर लेते थे कि इसकी आपकी पगड़ी मुझे पहना दो, मेरी पगड़ी आप पहन लो, इसका मतलब हम क्या हो गए, धर्म भाई हो गए। तो लूणकर्ण और अमीर अली आपस में धर्म भाई बन गए थे। लेकिन अमीर अली के मन में ये थी कि यार इनके तो हमने देखा है कि जहां पे राजस्थान के किसी राजा की हार हुई है तो वो किसी धोखे की वजह से हुई है। तो 1350 के आसपास देखे तो अमीर अली जैसलमेर में रहने लग गया और उनके साथ कुछ सैनिक थे और उनके परिवार के सदस्य थे। लेकिन अमीर अली के मन में ये थी कि कैसे भी करके यार ये धर्म भाई वाला तो मैटर कोई काम का है नहीं, मैं यूं ही थोड़ा फिरता फिरूंगा, जैसलमेर पर कब्जा हो जाए ना मेरा तो बढ़िया हो जाए। ये मन में खिचड़ी पकड़ी थी अमीर अली के। और उसी समय एक दिन क्या हुआ, जैसलमेर की सेना कहीं बाहर गई हुई थी, सेना की संख्या कम थी जैसलमेर के किले में। इस बात का पता जब अमीर अली को लगा तो अमीर अली ने लूणकर्ण से मिले और उन्होंने कहा कि यार हमें बहुत दिन हो गए धर्म भाई बने हुए, हमारी बेग में है वो आपके जैसलमेर किले को और आपकी रानियों से मिलना चाहती है। तो लूणकर्ण ने कहा कि यार तू तो मेरा भाई है, तुझे मिलने से कौन रोकेगा, आप तो आ जाओ मिलने के लिए, मैं भी कहीं बाहर जाने वाला हूं, आ जाओ आप तो अमीर अली ने पालकियां सजाई और पालकियों में अपनी रानियों की जगह, अपनी बेगमों की जगह सैनिक बैठा दिया। अब सैनिक तैयार कर लिए कि हमें तो क्या करना है, जैसलमेर के किले पर अधिकार करना। समझना कहानी को ध्यान से, जो आधा शाखा जो था, 4 सैनिक पालकी को उठाए हुए, 2 सैनिक अंदर रानियों के रूप में बैठे हुए, और वो पालकियां जो थी 150 पालकियां तैयार की और जैसलमेर किले की तरफ रवाना हो गई।
अब भाई अंदर बड़े बड़े जो शेर शूरमा है वो तलवारें लिए हुए बैठे हैं कि एक बार अंदर घुस गए, हमें पता है सेना आज कम है और हम अधिकार कर लेंगे। लेकिन जैसलमेर के दुर्ग में जो ही घुसने लगे तो उनके संतरी जो थे वो बड़े चालाक थे, तो उनको यार शक हुआ कि यार रानियों को लेके जा रहे थे, पालकी थोड़ी हल्की होती है और ये है चार चार जो मुस्टंड हो रखे हैं, मोटे ताजे हो रखे, उनके पैर डगमगा रहे, कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने द्वार पे रोकने की कोशिश की। रोककर जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर से सैनिक निकल आए और युद्ध चालू हो गया। अब इस युद्ध के समय, इस युद्ध में देखो जो अर्धशाखा क्यों कहा जाता है, आधा शाखा या अर्धशाखा क्यों कहा जाता है इसको, इसका कारण यह था कि उसके बाद में युद्ध हुआ जैसलमेर के किले के अंदर और लूणकरण के नेतृत्व में केसरिया किया गया। लेकिन शाखा तो तब होता है जब उसमें जौहर भी हो, जौहर भी हो। लेकिन जौहर के लिए तो पहले पुराने जमाने में जौहर यूं ही नहीं होता था कि अचानक जौहर हो जाए। अब समय तो था नहीं कि जौहर के लिए क्या होता था, पंडितों से पहले एक शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता था, यज्ञ आयोजित किया जाता था, हवन किया जाता था, उसके बाद में रानियां तैयार होकर उसमें जौहर करती थी। अब अचानक युद्ध हो गया और उनकी संख्या थी ज्यादा, जो आक्रमणकारी थे आमिर अली के सैनिक थे उनकी संख्या ज्यादा थी और जैसलमेर के सैनिकों की संख्या कम थी। तो इस वजह से कहा जाता है कि वहां जौहर नहीं हो पाया और उसके बाद में लूणकरण के नेतृत्व में केसरिया किया गया और उसमें अमीर अली मारे गए और साथ में लड़ते हुए लूणकरण भी मारे गए। तो इसमें केसरिया तो हुआ और कई जगह यह भी लिखा होता है कि इस केसरिया करने से पहले लूणकरण ने वहां जो महिलाएं थी उनको तलवार से मार दिया था पहले। तो उसके बाद में ये इसको जौहर नहीं माना जा सकता। जौहर तो एक बाकायदा एक परिपाटी होती थी, एक आप यज्ञ की तरह होता था, पवित्र माना जाता था, लेकिन वहां तलवार से मार दिया गया तो जौहर नहीं हुआ और केसरिया हुआ। इसलिए ये क्या कहलाता है, आधा शाखा। उमादे की कहानी आपको पता ही है, मारवाड़ के इतिहास में मालदेव की पत्नी थी उमादे, जिसको इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है और पूरे जीवन वो मिली नहीं थी। और यहीं की एक थी वो भारमली। तो भारमली बागा की प्रेम कहानी मैंने पढ़ा रखी है। भारमली जो दासी थी उसकी वजह से इसका टूटा था परिवार, तो भारमली बागा की प्रेम कहानी देखनी है तो वो आपके मिल जाएगी। तो लूणकरण के समय जो था वो आधा शाखा हुआ। लूणकरण उस समय जैसलमेर के शासक थे। जैसलमेर के इतिहास को थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेते हैं, जिसको हमें पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद में जो शासक बने, महत्वपूर्ण जो शासक है वो थे हर्राय भाटी। हर्राय भाटी इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि आप सबको पता है कि 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था और नागौर दरबार में अकबर आए थे और राजस्थान के जो बड़े बड़े राजा थे वो सब आए थे और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो उस समय जैसलमेर के जो शासक थे उनका नाम था हर्राय भाटी। हर्राय भाटी नागौर दरबार में जैसलमेर की तरफ से शासक आए थे और उन्होंने मुगलों से प्रथम, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का वह प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, वो था हर्राय भाटी। और उन्होंने अपनी पुत्री नाथीबाई का विवाह अकबर से किया था। नाथी का बड़ा मतलब नाथीबाई का विवाह अकबर से किया था और उन्हीं के शासनकाल में एक ग्रंथ लिखा था कुशलाभ ने, पिंगल शिरोमणि। याद रख लेना, पिंगल शिरोमणि। तो पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ था वो किसके समय लिखा गया, हर्राय भाटी के लिए। तो हर्राय भाटी का ये मोस्ट है, आपके मुगल राजपूत संबंधों में भी इसको याद रखना है तो मोस्ट है हर्राय भाटी वाला। एक लूणकरण वाला, तीनों 2.5 के प्लस हर्राय वाली बात अपने को याद रखनी है। थोड़े से इतिहास को मोटे मोटे लास्ट में और पढ़ लेते हैं। उसके बाद में मूलराज सेकंड भी शासक बने थे जैसलमेर के और मूलराज सेकंड के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है कि 1818 में जो अंग्रेजों से संधि की थी, पूरे राजस्थान के राजाओं ने संधि कर ली थी 1818 में। तो उस समय 1818 में जैसलमेर की जो संधि हुई थी, जैसलमेर की अंग्रेजों से जो संधि हुई थी, उस समय जैसलमेर के शासक थे मूलराज सेकंड और मूलराज सेकंड के समय अंग्रेजों से संधि हुई थी। इसके साथ साथ ही मूलराज के समय एक प्रधानमंत्री हुए थे जो सलीम सिंह की हवेली की मैंने पढ़ाया था, तो उसके प्रधानमंत्री थे सलीम सिंह। अब ये सालिम सिंह जो थे वो बड़े दुष्ट आदमी थे। जालिम सिंह थे ये, सालिम सिंह क्या थे, तो सालिम सिंह बड़े दुष्ट आदमी थे और इन्हीं के समय जैसलमेर में एक गांव पड़ता है कुलधरा। उस समय पालीवाल ब्राह्मण रहते थे कुलधरा गांव में। तो कुलधरा गांव में कहा जाता है कि कुलधरा गांव में जब सालिम सिंह गए हुए थे एक बार, तो वहां उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों की एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, उसको देखा और सालिम सिंह उससे शादी करना चाहता था। जबकि पालीवाल ब्राह्मण सोच रहे थे कि हम शादी करेंगे नहीं, लेकिन सालिम सिंह ने चैलेंज कर दिया कि
आपको 5 दिन का टाइम देते हैं, मैं शादी के लिए आऊंगा, तैयार रहना, आप मना नहीं कर सकते। तो कहा जाता है कि ये कुलधरा गांव के जो पालीवाल ब्राह्मण थे, उसके साथ साथ ही वहां के आसपास के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने इस सालेम सिंह के अत्याचारों से गांव खाली कर दिया। और आज भी इस कुलधरा गांव जो है ये एक तरह से भूतिया गांव हो गया है, खंडर पड़े, बहुत शानदार शानदार हवेलियां थी और एक ही भूतिया गांव बन गया है ये कुलधरा गांव। शानदार हवेलियां, लेकिन एक ही रात में पालीवाल ब्राह्मणों ने वो गांव छोड़ दिया था। तो कुलधरा गांव की घटना जो है वो किसके समय हुए? प्रधानमंत्री थे सालेम सिंह और उस समय शासक थे मुदराज सेकंड, अंग्रेजों से संधि कमजोर शासक थे। थोड़ी सी आगे बात को और छोटी सी बात रह गई, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में शासक बने महाराणा गज सिंह, जिनको आपको याद रखना है। उन्होंने जैसलमेर के दुर्ग में, एक बार सवाल आया हुआ है कंपटीशन में, जैसलमेर के दुर्ग में 2 महल बनाए जो महत्वपूर्ण है और बाकी इनकी जीवनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 महल बनाए, एक का नाम था गजविलास महल और एक का नाम था सर्वोत्तम विलास महल। 2 महल, गजविलास और सर्वोत्तम विलास महल। सवाल आया था कि गजविलास और सर्वोत्तम महल जो है वो किस किले के अंदर बने हुए हैं? तो गजविलास और सर्वोत्तम महल जो है वो जैसलमेर के किले में बने हुए हैं। गज सिंह ने बनाया था अपने नाम से गजविलास महल और सर्वोत्तम विलास महल, बहुत शानदार महल है। तो गजविलास और सर्वोत्तम विलास महल का निर्माण किसमें है? जैसलमेर के किले में। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। उसके बाद में शासक बने जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जो शासक बने तो ये अंग्रेजों के बड़े भक्त आदमी थे। अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध के समय ये शासक थे जवाहर सिंह। तो उन्होंने 10 लाख रुपए युद्ध के लिए अंग्रेजों को दिए थे, 10 लाख रुपए की, आप तो युद्ध लड़ो, पैसों की कोई चिंता नहीं। तो इन्हीं जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने भारत का जो सबसे नवीनतम किला जो है, नवीनतम किला, उसका निर्माण करवाया मोहनगढ़ के किले का। और 1946 में जो सागरमल गोपा की हत्या हुई थी, आपने जैसलमेर प्रजामंडल में मैंने बताया था, सागरमल गोपा की हत्या जो की गई थी वो उस समय जो जैसलमेर के शासक थे वो थे जवाहर सिंह। सागरमल गोपा की डिटेल पढ़नी है तो जैसलमेर प्रजामंडल का वीडियो डाल रखा है, इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण सवाल निकल कर वहां से आते हैं। तो जैसलमेर प्रजामंडल आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो जैसलमेर प्रजामंडल में जो सागरमल गोपा हत्याकांड हुआ था या जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जवाहर सिंह के समय। उस समय शासक थे जवाहर सिंह। लास्ट में एक अंतिम बात जो है वो देखोगे आप, तो उसके बाद में आप सबको पता है कि राजस्थान का निर्माण हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ। और राजस्थान के एकीकरण में जब जैसलमेर रियासत का विलय हुआ तो उस समय जो शासक थे वो थे गिरधर सिंह। राजस्थान में विलय के समय जो शासक थे वो थे गिरधर सिंह। राजस्थान में विलय जब किया गया जोधपुर के साथ में, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों का विलय जब हुआ तो उस समय जैसलमेर के शासक थे गिरधर सिंह। और उसके बाद में आपको राजस्थान के एकीकरण में आपको इसकी चर्चा जरूर आएगी। तो मोटे मोट देखा हमने जैसलमेर का रियासत, जैसलमेर का इतिहास, भाटी वंश का जो इतिहास है वो हमने पढ़ा। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिसर्च करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ये था भाटी वंश का इतिहास। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे जो नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो जिन्होंने बेल आइकन को ऑन नहीं किया है वो जल्दी से ऑन कर ले। एक नए वीडियो में जिसमें हम कोई और रियासत के इतिहास की बात करेंगे, उसको लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।